नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर के चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। इससे पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ था उसमें एक एक बराबरी पे मामला छूटा था, लेकिन जो पूर्वोत्तर में चुनाव हुए हैं उसमें त्रिपुरा, जहाँ पे कि लंबे समय तक लेफ्ट का कब्जा रहा और 2018 के चुनाव में लेफ्ट के लालगढ़ को बीजेपी ने ढहा दिया था, उसमें उसे सफलता मिली है। ये बात अलग है कि पिछली बार के मुकाबले वोट परसेंटेज भी उसका कम हुआ है, 43 से वो 39 पे आ गई है और सीटें भी घट करके 32 हो गई है, लेकिन उसने क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल कर ली है। कांग्रेस और लेफ्ट वहाँ पर मिल करके चुनाव लड़ रहे थे, इसके बावजूद वो बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक सके। मेघालय में एनपीपी के साथ बीजेपी का पहले से गठबंधन रह चुका है, बीच में टूट गया था। अब एनपीपी को एक बार फिर से बीजेपी समर्थन देने जा रही है, लिहाजा जो है संगमा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वो पहले से ही गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। तो आप क्रक्स देखेंगे तो विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस को पूर्वोत्तर में कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, पश्चिम बंगाल में जरूर एक उपचुनाव हुआ सागर दिघी विधानसभा का, उसमें उसके वायरन विश्वास जो कैंडिडेट है लगभग 23,000 मतों से ममता बनर्जी के कैंडिडेट को हरा दिया। ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ने के लिए गई थी त्रिपुरा में, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मेघालय में पिछले दिनों जब गए थे राहुल गांधी, तब उन्होंने ममता बनर्जी पे वार किया था कि वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। अब ममता बनर्जी ने जैसे ही वो सागर दिघी विधानसभा उपचुनाव हारी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 का आम चुनाव वो विपक्ष के साथ नहीं लड़ेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी और टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है। ये जो है विपक्षी एकता के लिए जो मुहिम चल रही है उसको बहुत बड़ा झटका है। 2 दिन पहले यानी कि 1 मार्च को आप याद कीजिए कि चेन्नई में एमके स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और डीएमके नेता हैं, उनके जन्मदिन पे जमावड़ा लगा, जिसमें कि बड़े बड़े नेता पहुँचे। ऐलान हुआ, खड़गे ने यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष एकजुट हो, बाद में नेता तय कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और उसके 2 दिन बाद, एक ही दिन बाद यानी कि 2 मार्च को ही ममता बनर्जी ऐलान कर रही हैं कि वो किसी विपक्षी एकता मुहिम का पार्ट नहीं बनेगी, टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है। विपक्ष में एकता एक मजबूरी है, और दूसरी तरफ क्या है कि विपक्ष में एकता कायम करना एक चुनौती भी है। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो है एक जैसे मेढक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वैसा ही है कि यदि आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई फुदक करके बाहर निकल जाएगा। यही हुआ है। आखिरकार ममता बनर्जी क्यों बिदक गई कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस से उनकी शुरू से नहीं बनती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब संसद के लिए रणनीति बनती थी, मीटिंग बुलाई जाती थी, उसमें टीएमसी कांग्रेस की मीटिंग में नहीं जाती थी, और उसे ये लग रहा है कि जो त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट एक होकर के चुनाव लड़े। अब टीएमसी का जो अस्तित्व है और जो सत्ता है वो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो है उसी से लड़ाई है, खासतौर से लेफ्ट से उन्होंने सत्ता छीनी है और कांग्रेस उसके नज़दीक जा रही है, तो ये बात तो उनको बुरी लगेगी। त्रिपुरा में टीएमसी भी लड़ी थी, उससे एक भी सीट हासिल नहीं हुई। मेघालय में जरूर उसको 2 सीटें मिली है, तो 2 मिली है या इसी के इर्द गिर्द मिली है। बहरहाल, तो टीएमसी को ये लग रहा है कि कांग्रेस लेफ्ट से सट रही है। और सागर दिघी जो उपचुनाव हुआ है उसमें ममता बनर्जी ने जो है ये आरोप लगाया है कि सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने वहां पर अपना वोट ट्रांसफर कर दिया है, तब जाकर के कांग्रेस के कैंडिडेट को 23,000 वोटों से जीत मिली है। यहां पे आकर के बात फंस गई है कि पहले से ये बात हो रही है कि विपक्षी एकता मुहिम की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग इंटरेस्ट है। जैसे टीएमसी वहां लड़ रही है लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट मजबूत है वहाँ पे, और कांग्रेस उससे मिल जा रही है, तो वैसे ही वो विपक्षी एकता में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में उन्होंने कांग्रेस से सत्ता छीनी है, तो जहाँ अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहाँ कांग्रेस नहीं जाएगी, और जहाँ कांग्रेस जाएगी वहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। अंदाजा लगाइए, जब खम्मम में केसीआर ने रैली की थी, बड़ी रैली की थी, उसमें अरविंद केजरीवाल गए, लेकिन कांग्रेस नहीं गई, क्योंकि कांग्रेस से वहाँ पे लड़ाई है, वहाँ वो भी लड़ती है मजबूती के साथ। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे कि जो क्षेत्रीय दल है उनसे कांग्रेस का टकराव है। इसीलिए एक विचार ये निकल करके आया
कि क्यों न माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी एक गठबंधन बनाया जाए, जिसको नीतीश कुमार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन सक्सेस नहीं होगा जब तक कि कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होगी। तो ममता बनर्जी का जो ऐलान माना जा रहा है वो विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। एक बात और बता दें कि ममता बनर्जी से अंदर खाने बीजेपी की मिलीभगत की जो आरोप लग रहा है, आप याद कीजिए जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो राज्यपाल रहते हुए तो ममता बनर्जी से लड़ते रहे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में हेमंत बिश्व शर्मा और जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की उस चुनाव से पहले एक मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग में सहमति बन गई थी और ममता बनर्जी को साथ लिया गया था, जगदीप धनखड़ का उन्होंने समर्थन कर दिया। ठीक इसी तरीके से हाल के दिनों में आपने देखा होगा 2-4-6 महीने में ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ किया है। तो इससे जो है ये बात साफ लग रही है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बनी है। और राजनीति में ऐसा होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर दल जीतने के लिए कुछ अपनी रणनीति बनाता है। वैसे ही बीजेपी 2024 का आम चुनाव जीतने के लिए अपने हिसाब से क्षेत्रीय दलों को साधने और रणनीति बनाने में जुटी हुई है। उसी कड़ी से जोड़ करके ममता के ऐलान को देखा जाना चाहिए। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।